20वीं सदी को मुख्यतः अमेरिका की सदी कहा जाता है। 20वीं सदी का मतलब है 1900 से लेकर 2000 तक 100 सालों तक का जो टाइम पीरियड चलता है उसको अमेरिका की सदी कहा जाता है। इसके कुछ कारण बताए जाते हैं। 1917 में जब 1914 से लेकर 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस दौरान अमेरिका 1917 में एंटर करता है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जैसे ही अमेरिका उस विश्व युद्ध में एंटर करता है, लड़ाई का जो परिणाम था वो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है कि जिन देशों के पक्ष में अमेरिका आता है वो जीत जाते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट आता है कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी अमेरिका उन देशों की तरफ से लड़ रहा था जो जीत जाते हैं। और 1945 के बाद अमेरिका दुनिया के अंदर एक महाशक्ति के रूप में आता है। तो फिर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, फिर से अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति रह जाती है, जिसको बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। तो इसलिए अमेरिका को 20वीं सदी के दौर की महाशक्ति कहा जाता है और 20वीं सदी को कहा जाता है कि ये अमेरिका की सदी थी। उसके बाद हम 21वीं सदी में आते हैं। 21वीं सदी का टाइम पीरियड जान लेते हैं 2000 से लेकर 2100 तक। इसका मतलब यह है कि हम लोग किस सदी में रह रहे हैं? 21वीं सदी में। 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जाता है और मुख्य रूप से किसकी सदी कहा जाता है? चाइना की सदी। 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया एंड पर्टिकुलरली टू चाइना। हालांकि भारत भी एक तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, परंतु मुख्यतः चाइना को 21वीं सदी का नेता कहा जाता है कि 21वीं सदी को लीड करेगा चाइना। चाइना को 21वीं सदी का नेता क्यों माना जा रहा है, इसके कुछ कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण बताया जाता है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि चाइना का निरंतर आर्थिक विकास हो रहा है। यदि 1980 के समय से हम बात करें, 1978 में मैंने आपको पहले ही कहा था कि डेंग शियाओपिंग के द्वारा आर्थिक सुधार लाए गए थे चाइना में। और जैसे ही वहाँ पर आर्थिक सुधार लाए गए तो प्राइवेट प्लेयर्स को अलो किया गया, व्यापार को मुक्त कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों से अलो करी गई, फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ चाइना के द्वारा अडॉप्ट करी गई, जिसके कारण चाइना के अंदर उसके बाद काफ़ी विकास होता है। सो 1980 से लेकर आज तक चाइना का काफ़ी आर्थिक विकास हुआ है और 2010 तक पहुंचते पहुंचते चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है और अमेरिका के बिल्कुल करीब पहुंचने तक चाइना आ जाता है 2010 में ही। तो इतनी तरक्की चाइना कर लेता है कि जितना पैसा अमेरिका में है, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, लगभग उतनी ही बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की आ जाती है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि चाइना जो है वह अमेरिका को भी उसकी अर्थव्यवस्था से भी पार चला जाता है। आज के टाइम में यदि आप अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उसमें अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में रहता है। व्यापारिक घाटा अमेरिका को होता है। व्यापारिक घाटे का मतलब क्या है? चाइना के द्वारा ज़्यादा वस्तुएं अमेरिका में बेची जाती हैं और ज़्यादा पैसा कमाया जाता है और अमेरिका के द्वारा कम बेची जाती है। जैसे मान लीजिए कि चाइना के द्वारा अमेरिका में 500 रुपये की चीज़ें बेची जा रही हैं और अमेरिका के द्वारा मात्र 250 रुपये की चीज़ें चाइना में बेची जा रही हैं। तो कितना फासला हुआ? 250 रुपये का फासला हुआ। इसी को ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, इसी को वित्तीय घाटा बोलते हैं। तो 250 रुपये का वित्तीय घाटा किसको हुआ? अमेरिका को। तो आज के टाइम में अमेरिका जो है वो ट्रेड डेफिसिट में चाइना के साथ चलता है। जैसे जैसे चाइना का आर्थिक विकास होता है तो चाइना की जो कूटनीतिक एक विश्वास भी बढ़ता है दुनिया के अंदर, डिप्लोमेटिक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दुनिया के अंदर चाइना को एक रिकॉग्निशन मिलती है एज ए पावर। तो 21वीं सदी चाइना की सदी है और यदि ये चाइना की सदी बन जाती है तो इसके कारण दुनिया के अंदर दो परिणाम देखने को मिलेंगे। पहला परिणाम देखने को मिलेगा कि चाइना जैसे जैसे राइज करेगा, जैसे जैसे चाइना का आर्थिक उत्थान होगा, राजनीतिक उत्थान होगा, तो उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी बढ़ेंगे, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट भी बढ़ेंगे एंड एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि यह संघर्ष इतना बढ़ जाए कि लड़ाई भी हो सकती है। ऑफेंसिव रियलिस्ट्स दो प्रकार के यथार्थवादी हैं, एक डिफेंसिव है, एक सुरक्षात्मक यथार्थवादी हैं
और एक आक्रामक यथार्थवादी है। आक्रामक यथार्थवादी कहते हैं कि जैसे जैसे ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर अमेरिका से चाइना की तरफ होगी, जो शक्ति अमेरिका को हासिल थी वो चाइना को जब हासिल होना शुरू हो जाएगी तो उसके कारण कन्फ्लिक्ट होगा, उसके कारण अमेरिका और चाइना के बीच क्लैश हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। क्योंकि जो नया हेजीमोन होगा, हेजीमनी इसको बोलते हैं। हेजीमनी का मतलब है प्रभुता, कि प्रभु कौन होगा। पहले प्रभु कौन था 20वीं सदी में? अमेरिका। 21वीं सदी में प्रभु कौन होगा? प्रभु का मतलब क्या है कि अब प्रभु ही डिसाइड करेगा कि दुनिया की राजनीति कैसे चलेगी। जब कोई एक देश से दूसरा देश प्रभुता हासिल करता है तो ऑफेंसिव रियलिस्ट कहते हैं, आक्रामक यथार्थवादी कहते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है ये इतनी आसानी से नहीं होती, इसमें संघर्ष होता है। क्योंकि जो नया हेजीमन है, जो नया प्रभु है, वह आर्थिक रूप से मजबूत होगा और उसी के साथ वो चाहेगा कि अपनी मिलिट्री को भी मजबूत करे, रणनीतिक रूप से भी अपने आप को मजबूत करे। तो चाइना ऐसा क्यों करना चाहेगा? कोई देश ऐसा क्यों करना चाहेगा? तो जब कोई आर्थिक रूप से सक्षम हो जाता है तो वो ये भी चाहता है कि वह सैनिक रूप से भी सक्षम हो और रणनीतिक रूप से भी सक्षम हो। हमारे समाज में भी तो ऐसा पाया जाता है कि अगर मान लीजिए कि आप में से कोई व्यक्ति रातों रात अमीर बन जाता है, करोड़पति बन जाता है, अरबपति बन जाता है, तो उससे थोड़ा ना शांत हो जाएगा व्यक्ति। वो व्यक्ति चाहेगा कि अभी इलेक्शन भी लड़ लूँ, राजनीतिक पावर भी मिल जाए। वो व्यक्ति चाहेगा कि उसके पास कुछ लोग भी आ जाएं, बॉडीगार्ड भी आ जाएं, जो ना केवल उसकी रक्षा करेंगे बल्कि उसके स्टेटस को बताएंगे कि वो कितना पावरफुल है। सो लाइकवाइज जब कोई देश आर्थिक रूप से विकसित होता है तो वह अपनी सैनिक क्षमता को भी बढ़ाने का प्रयास करता है, रणनीतिक रूप से भी अपने आप को मजबूत करता है कि दूसरे देशों की नीतियों को भी वही तय करेगा, ऐसा वो प्रयास करता है। तो जैसे जैसे चाइना का आर्थिक विकास होता है तो चाइना अपने आप को सैनिक रूप से और रणनीतिक रूप से भी मजबूत करने का प्रयास करता है। और जैसे वह अपने आप को सैनिक और रणनीतिक रूप से भी मजबूत करता है तो जो पुराना प्रभु था उसको चैलेंज मिलता है, उसको लगता है कि नहीं, जंगल में दूसरा शेर आ गया जो मेरी प्रभुता को चैलेंज कर रहा है, तो यूएस उसके प्रति कंसर्न्ड हो जाएगा। अमेरिका आज के टाइम में उसके प्रति कंसर्न्ड हो जाएगा। क्यों कंसर्न्ड होगा? कि जो सैनिक प्रभुता अमेरिका के पास थी अब उसको चैलेंज मिल रहा है। जो रणनीतिक रूप से जितना मान सम्मान अमेरिका का दुनिया में किया जाता था अब नहीं किया जाएगा, इसलिए अमेरिका चिंतित हो जाएगा। अमेरिका और जब चाइना की हम बात करें, जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो इन दोनों देशों में राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग अलग पाई जाती है। अमेरिका में उदारवादी लोकतंत्र पाया जाता है, देयर इज़ मल्टी पार्टी, कितने भी दल जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, एंड इसी के साथ लोगों को बोलने की भी आज़ादी होती है। तो ये राजनीतिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है अमेरिका में अलग है और चाइना में थोड़ा अलग है। चाइना में राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता नहीं है, लोग बोल नहीं सकते सरकार के खिलाफ, मीडिया को आज़ादी नहीं है, एंड चुनाव लड़ने की भी आज़ादी नहीं है। राजनीतिक रूप से भी एक समानता वहाँ पे नहीं पाई जाती है। कल्चरल डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, सांस्कृतिक डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, सांस्कृतिक मतभेद भी दोनों देशों में पाए जाते हैं। तो चाइना के दो इशू हैं, एक ताइवान और तिब्बत। तो चाइना की जो राष्ट्रवादी सरकार थी वह द्वीप के ऊपर बसी थी जिसको ताइवान कहा जाता है। चाइना के जस्ट साउथ वेस्ट में एक तिब्बत देश था जिसके ऊपर चाइना के द्वारा 1949 में कब्जा कर लिया गया था। और ये अत्याचार चाइना ने इतने बढ़ा दिए थे कि यहाँ से दलाई लामा अपने लोगों के साथ भाग के इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, फिर नॉर्थ ईस्ट से यहाँ धर्मशाला में बसते हैं। तो आज भी आप धर्मशाला में जाएंगे तो यहाँ पर पाएंगे दलाई लामा और उसके समर्थक। तो ये कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे 1959 में। सो ये तिब्बत का एक इशू ऐसा इशू है जिसको अमेरिका कहता है कि तिब्बत बिलोंग्स टू तिब्बतियन, इसलिए चाइना को इस तिब्बत को ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवानी चाहिए, ज़्यादा स्वायत्तता देनी चाहिए या फिर इसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। इसी के साथ जो ताइवान है इसके बारे में भी अमेरिका कंसर्न्ड है। अमेरिका कहता है कि ताइवान जो है इसके लोगों को ज़्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए, स्वायत्तता मिलनी चाहिए। और चाइना कहता है कि ये वन चाइना, हमारा एक ही चाइना है जिसमें ताइवान भी आता है, तिब्बत भी आता है। तो चाइना कहता है कि दिस इज़ आर इंटरनल मैटर, ये हमारा आंतरिक मामला है, हमारी प्रभुसत्ता के मामले में किसी भी दूसरे देश को बोलने का अधिकार नहीं है।
तो चाइना अक्सर इस बात पे बल देता है कि वन चाइना पॉलिसी दूसरे देशों के द्वारा अपनाई जानी चाहिए, इनफैक्ट अमेरिका के द्वारा भी। वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या है कि चाहे चाइना हो, तिब्बत हो, ताइवान हो, ये एक ही देश है। पर दूसरे कभी कभार दूसरे देश जो चाइना के दुश्मन हैं वो कहते हैं कि ये एक देश नहीं है बल्कि ये अलग अलग हिस्से हैं। जैसे कि अमेरिका शुरू से ही कहता आ रहा है कि जो ताइवान है वह चाइना का हिस्सा नहीं है बल्कि अलग से एक देश है, और आज के टाइम में इसकी अपनी अलग से सरकार है ताइवान की। तो इस इशू को लेकर दो देशों के बीच विवाद है, जिसमें अमेरिका तिब्बत की स्वायत्तता का समर्थन करता है और उसी के साथ ताइवान की स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है, और चाइना कहता है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें आप इंटरवेंशन मत कीजिए। इसी के साथ यथार्थवादियों के द्वारा कहा गया है कि जब एक प्रभु से दूसरे प्रभु में सत्ता बदलती है, जब शक्ति एक प्रभु से दूसरे प्रभु के पास चली जाती है, जब प्रभुता किसी एक देश से दूसरे देश के पास चली जाती है, तो उसके दौरान एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, उसका संक्रमणकालीन समय होता है। दैट मीन्स कि उस दौरान ना तो एक पावरफुल होगा और ना ही दूसरा ज़्यादा पावरफुल होगा। वो ऐसा पीरियड जो सत्ता हस्तांतरित होने का बीच का टाइम है। उस दौरान ऑफेंसिव रियलिस्ट्स के द्वारा कहा गया है कि कुछ और भी शक्ति के केंद्र उभर के आते हैं। तो पहला नज़रिया ये है कि यदि चाइना का राइज होगा तो दुनिया में विवाद होंगे, दुनिया में संघर्ष होंगे, चाइना अमेरिका के साथ संघर्षरत रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि चाइना और अमेरिका लड़ाई भी कर सकते हैं, ये आपस में लड़ भी सकते हैं। तो आज के टाइम में यदि आप चाइना की फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करें, विदेश नीति की बात करें, तो चाइना अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी किसको ध्यान में रख के बनाता है? अमेरिका को ध्यान में रख के बनाता है। तो चाइना के जस्ट ईस्ट में अमेरिका है, जस्ट ईस्ट में अमेरिका है। ईस्ट में अमेरिका, जब आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ईस्ट और वेस्ट मैं किस सेंस में कह रहा हूँ। इन दोनों के बीच एक पैसिफिक ओशियन है जिसको प्रशांत महासागर कहा जाता है। इसके वेस्ट में चाइना है और ईस्ट में अमेरिका है। चाइना के द्वारा अपनी विदेश नीति का निर्धारण अमेरिका को ध्यान में रख के किया जाता है। अब ये जो पैसिफिक ओशियन है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसकी जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है वो दुनिया के अंदर बड़ी है, इसकी रणनीतिक महत्ता दुनिया के अंदर बड़ी है। इसी के साथ यदि आप पैसिफिक ओशियन के साथ एक दूसरे ओशियन की बात करें, सो दैट इज़ कॉल्ड इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन कहाँ पे है? चाइना और अमेरिका के बीच पैसिफिक ओशियन है और इंडिया के जस्ट साउथ वाले हिस्से में इंडियन ओशियन है। तो ये दो हिस्से दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में बन गए हैं, जिनको इंडो पैसिफिक ओशियन कहा जाता है। ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशियन, ये दुनिया के दो हिस्से इतने इम्पोर्टेंट है कि इन हिस्सों के ऊपर हर देश अपना प्रभाव जमाना चाहेगा। तो यहाँ पर आज के टाइम में चाइना भी प्रयास करता है कि इन दोनों हिस्सों में इसका प्रभाव हो, और अमेरिका भी कोशिश करता है। तो अमेरिका यहाँ पर आके ढूंढेगा कि चाइना के दुश्मन कौन है जिनके चाइना के साथ मतभेद होते हैं। तो अमेरिका पाएगा यहाँ पर इंडिया है, अमेरिका खुद है, और एक ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से चाइना के दुश्मनों के साथ अमेरिका आके दोस्ती करता है, और दूसरी तरफ चाइना इस प्रकार के गठबंधनों का विरोध करता है। चाइना कहता है कि अमेरिका यहाँ पर इंटरफेयर करने का प्रयास कर रहा है चाइना के साथ। दूसरा पॉइंट जो कहता है कि चाइना का राइज होगा तो दुनिया के अंदर शांति होगी, इस पॉइंट का समर्थन चाइना के द्वारा ही किया जाता है। चाइना कहता है कि दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू अस, ये सदी हमें बिलोंग करती है, और 21वीं सदी चाइना की सदी है, और ये स्थायी होगी, शांतिपूर्ण होगी। इसका समर्थन चाइना इस आधार पे भी करता है, जब जो बेचारे किस चीज़ को मानते हैं कि चाइना का जो राइज होगा वो शांतिपूर्ण होगा, वो इसका तर्क इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो 21वीं सदी है वह वैश्वीकरण की भी सदी है, और वैश्वीकरण हमेशा इस बात के ऊपर बल देता है कि सारी दुनिया एक परिवार है। वैश्वीकरण इस चीज़ के ऊपर बल देता है कि सारी दुनिया एक परिवार है, सभी दुनिया के देशों को एक दूसरे के साथ मुक्त व्यापार करना चाहिए, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कम से कम करने चाहिए, एक दूसरे की संस्कृतियों के साथ आदान प्रदान करना चाहिए। तो राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय हित सभी के एक जैसे होते हैं, क्योंकि सभी देश जब आपस में व्यापार करेंगे, एक दूसरे देश में फ्रीली अलो हैं, उनकी संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा, तो उनके बीच आपस में विश्वास होगा। इसलिए ये तर्क दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि जो चाइना है वह एक नए प्रकार का प्रभु होगा।
जिसमें चाइना मुख्य रूप से आर्थिक पहलुओं को प्राथमिकता देगा, ना कि राजनीतिक पहलुओं को और रणनीतिक पहलुओं को। चाइना का मकसद सिर्फ क्या है? आर्थिक विकास करना है, ना कि किसी दूसरे देश के साथ सैनिक रूप से लड़ाई करना है, ना ही किसी दूसरे देश के साथ राजनीतिक रूप से लड़ाई करना है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हो सकता है कि समय बीतने के साथ यूएसए भी इस चीज़ को फील करना शुरू कर दे कि हमारा दौर है वो चला गया है और हमारे पास जो प्रभुता थी वो हमारे हाथ से निकल गई है, और वह इस चीज़ को स्वीकार करना शुरू कर दे कि अब चाइना की लीडरशिप है, इसकी लीडरशिप में लोगों को जाने देते हैं जो दुनिया के देशों को जाने देते हैं। अब अमेरिका इस बात में विश्वास करेगा कि जो ग्लोबल लीडरशिप है वह चाइना के हाथ में चली जाएगी तो दुनिया की समस्याओं का समाधान भी चाइना के द्वारा ही किया जाएगा। तो हम पाते होंगे कि शुरू से ही 1945 से लगभग 1945 से अमेरिका ने दुनिया में प्रयास किया, और 1990 के बाद से तो ज़्यादा ही प्रयास किया है कि अमेरिका ने बोला कि दुनिया की प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स है, और दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम होती थी तो अमेरिका वहाँ पे चला जाता था, अपने सैनिक भेज देता था। हमने वियतनाम का एग्जाम्पल देखा है, हमने गल्फ़ वॉर का एग्जाम्पल देखा है। तो अमेरिका दुनिया की किसी भी समस्या में कूद पड़ता था। अमेरिका ने इस बात का भी जिम्मा उठाया कि दुनिया के अंदर से हमने आतंकवाद को ख़त्म करना है। तो अब जैसे ही चाइना दुनिया का नया प्रभु बन जाएगा तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो बर्डन है, ये उसके पास चला जाएगा, ग्लोबल लीडरशिप के पास चला जाएगा। अमेरिका से पहले ये बर्डन जो था वह यूके के पास था, इंग्लैंड के पास था, ब्रिटेन के पास था। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो सूरज है वो कभी भी उसका अंत नहीं होता था, वो छिपता नहीं था, जिसका मतलब ये था कि ब्रिटेन का लगभग दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में उन्होंने गुलाम बनाए हुए थे। सो इसीलिए ये कहा जाता है। तो इससे पहले ये जिम्मेदारी, वैश्विक जो लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, वैश्विक नेतृत्व की जिम्मेदारी थी, वह इंग्लैंड की थी। 1945 के बाद अमेरिका की आ जाती है, और अभी इसी के साथ तर्क दिया जाता है कि जैसे ही दुनिया के अंदर एक नया प्रभु आएगा तो अमेरिका हो सकता है कि उसको स्वीकार कर ले, और उसी के साथ अमेरिका इस चीज़ के लिए भी राज़ी हो जाए कि जो अब दुनिया की समस्याएं हैं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि चाइना की जिम्मेदारी होगी। परंतु क्या ऐसा हो सकता है कि चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है? इसके बारे में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि अभी तक नियर टर्म में चाइना जो है वो अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर सकता। बेशक चाइना की जो ग्रोथ रेट है, उसका जो आर्थिक विकास है वो 8 से 10% के बीच हो रहा है पिछले 3 दशकों से। 3 दशकों का मतलब 1990 से लेकर 2000, 2000 से लेकर 2010, 2010 से लेकर 2020, 3 दशक। दशक का मतलब 10 साल। तो पिछले 3 दशकों से चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो 8 से 10% है। तो ये कह देना कि चाइना का राइज होगा और ये अमेरिका को रिप्लेस कर देगा, इसके बारे में भी तर्क दिए जाते हैं कि बेशक आर्थिक विकास 8 से 10% हो रहा है, बट स्टिल तकनीकी रूप से अमेरिका से काफ़ी पीछे है, एंड सैनिक रूप से अमेरिका से काफ़ी पीछे है। और ये भी तर्क दिया जाता है कि इस बात की भी गारंटी नहीं है कि जितना आर्थिक विकास चाइना का आज हो रहा है, कल उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि कल भी 8 से 10% ही होगा। और आगे एक डाउट और रेज़ किया जाता है, दैट इज़ कि चाइना की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह सोवियत संघ की तरह है। जैसे कि स्टालिन का जो पॉलिटिकल राजनीतिक ढांचा था, स्टालिन के द्वारा जो बनाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से पोलित ब्यूरो में 24 स्ट्रॉन्ग लीडर थे। पोलित ब्यूरो क्या है? पॉलिटिकल ब्यूरो इसको बोलते हैं। ये ऐसी पॉलिटिकल ब्यूरो का मतलब ये है कि ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी के 24 लोग जो सभी के सभी निर्णय लेते हैं, ठीक है, जिनके पास सारी की सारी शक्तियाँ केंद्रित होती हैं, और उसमें भी मुख्य रूप से कौन आएगा? वहाँ का नेता। और आज के टाइम में चाइना का नेता कौन है? शी जिनपिंग। तो हमने पाया होगा कि वहाँ पर चुनाव ना के बराबर हो रहे हैं, और निरंतर शी जिनपिंग का जो कार्यकाल है वो बढ़ता जा रहा है। 5 साल वो रहते हैं, फिर 5 साल फिर आ जाते हैं, बिना चुनावों के ही वो रह रहे हैं। सो ये जो राजनीतिक ढांचा है जिसमें चाइनीज़ कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसमें भी पोलित ब्यूरो के 24 मेंबर, और उसमें भी वहाँ का राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो काफ़ी ताकतवर है। तो इस प्रकार का जो राजनीतिक ढांचा, जहाँ पर लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रताएं नहीं मिली है, बोलने की आज़ादी नहीं है, मीडिया को कोई आज़ादी नहीं है, डिफरेंट पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती, तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि वो जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है वो सस्टेन रहेगा, उसको चैलेंज भी मिल सकता है। एंड उसी के साथ चाइना के द्वारा बेशक राजनीतिक रूप से अपने आप को
बंद रखा गया है, पर 1978 में डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में अपनी अर्थव्यवस्था को खोला गया था। तो कल भी मैं आपको बता रहा था कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वह ओपन है और उनका जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ क्लोज। राजनीति उनकी बंद है और अर्थव्यवस्था उनकी खुली है। तो जो कैपिटलिज्म, जब अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाता है तो इसको बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो चाइना के द्वारा जिस प्रकार का पूंजीवाद अपनाया गया है, हालांकि चाइना वैसे तो विरोध करता है पूंजीवाद का, पश्चिमी देशों का, पर आर्थिक रूप से चाइना के द्वारा भी पूंजीवाद अपनाया गया और ये आर्थिक और जो राजनीतिक व्यवस्था है वह कितनी सस्टेन रहेगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि फ्यूचर में इससे भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चाइना के द्वारा जो आर्थिक तरक्की करी गई है उसके लिए कुछ फैक्टर्स बताए जाते हैं। पहला फैक्टर बताया जाता है कि चाइना में जो लेबर है वो चीप लेबर है, सस्ती लेबर है, सस्ती मजदूरी है, तो सस्ती दर पर मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं। और दूसरा, चाइना के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती है वो काफ़ी सस्ती होती है। तो दो कारणों से चाइना की आर्थिक तरक्की हो पाई है, जिसमें चाइना को जब सस्ती लेबर वहाँ पर है, ये सस्ती लेबर क्यों मिल पाती है चाइना में, क्योंकि बहुत सारे लोग गांव के अंदर जो रहते हैं वो बेरोज़गार हैं और उनको तो काम चाहिए। तो जैसे ही वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो ये जो लेबर थी वो काम करने के लिए जाती है और वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे उन्होंने बोला कि हम आपको मजदूरी बहुत कम देंगे। तो लोगों ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हम कम मजदूरी पे भी काम करने के लिए रेडी हैं। सो गाँवों के लोग जो गरीब लोग हैं वह वहाँ पे काम करने जाते हैं, तो सस्ती लेबर मिलती है और जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो सस्ते होते हैं। तो कंपैरेटिवली हमने भी आज की डेट में पाया होगा कि ऐसी चीज़ें जो अमेरिका की किसी स्टैंडर्ड की कंपनी के द्वारा बनाई जाती है वो महंगी होती है और जो चाइना के द्वारा बनाई जाती है वो सस्ती होती है। तो सस्ती चीज़ें और सस्ती लेबर के कारण चाइना के अंदर आर्थिक तरक्की हो पाई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये घड़ी लेते हैं, ये माइक लेते हैं, यदि चाइना के कंपनी के द्वारा कोई बनाया गया है तो 6-7 हज़ार का जो माइक आप ख़रीदते हैं, वही सेम माइक अगर अमेरिका की किसी स्टैंडर्ड की कंपनी ने बनाया होगा या यूरोपियन कंट्री की किसी स्टैंडर्ड की कंपनी ने बनाया होगा तो वो 1 लाख का मिलेगा कम से कम। तो चाइना की जो क्वालिटी है वो यही है कि उनके पास सस्ती लेबर है, सस्ती मजदूर है और उसी के साथ उनके द्वारा जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो भी काफ़ी सस्ते हैं। और इसी के साथ कहा जाता है कि चाइना का जो अपना आर्थिक मॉडल है उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। इसके लिए 2 पॉइंट दिए जाते हैं कि चाइना को दूसरे देशों में वस्तुएं बेचने के बजाय अपने लोगों के लिए वस्तुएं बनाना शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा बताया जाता है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसको मोर सोफिस्टिकेटेड बनाना चाहिए, उस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए चाइना को। तो ये टारगेट चाइना के द्वारा किस प्रकार से अचीव किए जाएंगे ये देखने की बात है कि चाइना की जो कंपनीज़ हैं वह भी एक क्वालिटी का प्रोडक्ट फ्यूचर में बनाएंगी। आज के टाइम में इसका सिंपल सा मतलब ये है कि चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन भी तो रेज़ किया जाता है कि चाइना से बेशक आपका हज़ारों का प्रोडक्ट सैकड़ों में मिल जाता है, बट वो प्रोडक्ट चलता कितने दिन है। इसके कारण जो चाइना के जो प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो चाइनीज़ कोई भी चीज़ ऐसी है जो जल्दी ख़राब हो जाती है, बोला जाता है कि ये चाइनीज़ है। सो दैट इज़ वाई चाइना को अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अपना जो आर्थिक सिस्टम है उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्वालिटी की टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। एंड चाइना को अधिकतर अपने अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों को बेचने पर ही निर्भर नहीं रहना है, बल्कि अपने देश के लोगों के तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज हमने देखा है कि चाइना किस प्रकार से दुनिया में एक महाशक्ति के ऊपर में के रूप में उभर रहा है और किस प्रकार से यह अमेरिका का स्थान लेते जा रहा है। और यदि यह अमेरिका का स्थान ले रहा है तो उसके आगे भी क्या चैलेंज है, उसके आगे भी क्या चैलेंज है। तो स्ट्रैटेजिकली यदि रणनीतिक रूप से देखें तो आज कोई भी यूरोपियन कंट्री ऐसा नहीं करती है कि वह चाइना के साथ अच्छे रिलेशन ना बनाए। तो कोई भी देश चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहता है। जब भी अमेरिका के द्वारा किसी देश के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वह चाइना की तरफ चला जाता है। जैसे कि ईरान के ऊपर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए, ईरान के ऊपर जैसे अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए तो वह चाइना का दोस्त बन गया। आज के टाइम में रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया है
यूक्रेन का समर्थन यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, तो रशिया ने चाइना को अपना दोस्त बना लिया। एक टाइम पे रशिया चाइना से बड़ा माना जाता था, परंतु आज के टाइम में रशिया सिर्फ एक यूनियन पार्टनर होकर रह गया है। आज इंडिया के साथ भी बॉर्डर के कन्फ्लिक्ट होते हैं, बट उसके बावजूद भी इंडिया चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहेगा, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ वगैरह बनती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है ज़्यादातर कहाँ से आता है, चाइना से आता है। आज के टाइम में जैसे कि 2020 में गलवान क्लैश हुआ और भी क्लैशेस हमारे होते रहते हैं, उसके बावजूद चाइना के साथ जो हमारा आर्थिक व्यापार है वो नहीं रुकता है। सो चाइना बेशक किसी देश का दुश्मन हो सकता है, परंतु चाइना को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि 21वीं सदी में चाइना भी शक्ति का एक उभरता हुआ केंद्र है और ये बहुत मुख्य केंद्र है। तो चाइना को हमने कवर कर लिया है।